नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रेवल व्लॉग सीरीज के एपिसोड नंबर 13 में। अभी मैं खड़ा हूं दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। ये देखिए दोस्तों, इसका गोपुरम सामने नजर आ रहा है, कितना दिव्य और भव्य रूप में है। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 7वीं-8वीं शताब्दी में करवाया गया था, लेकिन उसके बाद में जब विजयनगर अंपायर अपने पूरे चरम पर था तो उसके एक सरदार थे लक्ना दंडेशा। लक्ना दंडेशा ने इसके बाहर का जितना गोपुरम है, मंदिर प्रांगण है और जितने भी आसपास के मंदिर हैं उन सभी का निर्माण उन्होंने करवाया था। अभी मैं चल रहा हूँ मंदिर के ठीक बगल में और यहाँ पर एक पुष्करणी है। उस पुष्करणी को मैं दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बगल में बहुत सारी टूटी फूटी सी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कभी किसी जगह पर किसी छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में पूजी जाती रही होंगी। ये सारा बहमनी सुनतालों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, सब कुछ जला दिया गया था। उसके बाद से ही खंडित मूर्तियों को कहीं मंदिर के किनारे या फिर किसी म्यूजियम में ऐसे रखा गया है। और ये है दोस्तों वो सरोवर, वो पुष्करणी, यहाँ पर पुष्करणी बोलते हैं। वो पुष्करणी है जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही विशाल पुष्करणी है और किनारे किनारे आप छोटे छोटे मंदिरों का समूह देख सकते हैं। और अभी मैं विरूपाक्ष मंदिर के ठीक सामने, ठीक बगल में खड़ा हूँ और यहाँ से अब चलते हैं आगे की ओर। जो विरूपाक्ष मंदिर है उसी के बगल में दोस्तों हेमकूट हिल्स है, हेमकूट की पहाड़ियाँ हैं। उस हेमकूट पहाड़ियों के ऊपर ये हेमकूट मंदिर परिसर बना हुआ है, उसी पहाड़ी के नाम पर ही है। तो ये जस्ट बगल में एक तरफ तो सरोवर था और दूसरी तरफ ये पहाड़ियाँ हैं। तो अभी मैं उस पहाड़ी के ऊपर चल रहा हूँ और यहाँ पर मंदिरों का समूह है। 2 बड़े मंदिर हैं गणेश जी के। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, इस तरह के भी यहाँ पर मंदिर समूह में मंदिर बने हुए हैं। जब आप इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए हेमकूट की पहाड़ियों पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जिसको मैंने समराइज करके लगभग 12-13 मिनट में आपको दिखाया है। ये है सामने दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापति के नाम से भी जाना जाता है। पंपापति ये पंपापुर क्षेत्र था, पार्वती जी का एक नाम पंपा भी है, तो उनके नाम पर ये क्षेत्र था पंपापति, यानी भगवान शिव। तो भगवान शंकर का ये मंदिर है और ये बहुत पुराना यहाँ पर अभ्यारण्य था। यहाँ पर साधु संत निवास करते थे, वन की तरह था, एक पहाड़ी भी था, वन भी था। और यहाँ पर जैन लोग अपनी प्रार्थना करते थे, बुद्ध लोग या फिर हिंदू के देव जो संत महात्मा होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर रहते थे। फिर धीरे धीरे इसी को राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। तो ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना है, लगभग 1300-1400 साल पुराना है, लेकिन इसकी जो वर्तमान संरचना है उसमें बहुत सारा शोधन परिष्कृत किया गया है, इसको शोधित करके, और गोपुरम बनाया गया, मंदिर प्रांगण बनाए गए हैं। तो अभी मैं हेमकूट की पहाड़ियों पर आगे चल रहा हूँ। देखिए सामने की तरफ एक मंदिर है, एक मंदिर हम बगल में छोड़ के आए हैं, वो शायद गणेश जी का मंदिर है जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। और पहाड़ियों को आप देख सकते हैं, छोटी छोटी चट्टानें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। हेमकूट पहाड़ियों के अंदर जो मंदिर समूह है, यहाँ पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है और हर जगह पर लगभग कैमरा अलाउड है, फोटोग्राफी अलाउड है। बस हाँ, आपको थोड़ा सा चढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पैरों को कष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई ऑटो या रिक्शा या खच्चर या घोड़ा कुछ भी नहीं चलता है। आपको लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों गणेश जी के मंदिर के बाहर, और ये है वो मंदिर। और मंदिर के बाहर जो पिलर्स लगे हुए हैं इनकी नक्काशी आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत ढंग से पिलर्स को बनाया गया है। और लगभग 4 फीट का इसका बेसमेंट है, 4 फीट आपको सीढ़ियों से चढ़ के या फिर ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये है उसका गर्भगृह जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ। इसकी छत आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन सपाट छत है। एक एक बीम पत्थर के जो टुकड़े हैं लंबे लंबे से, उनको, उन खंभों को रख करके इसको बनाया गया है। और ये है इसका गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणेश जी मुख्य मंदिर गर्भगृह में विराजमान है। बहुत छोटा सा गर्भगृह है, यहाँ पर रोशनी नहीं आती है। और इन गणेश जी का नाम है कदले कालू, कदले कालू गणेश मंदिर। कदले कालू का अर्थ होता है बंगाली चना। तो इनका जो पेट का आकार है वो बंगाली चने के समान प्रतीत होता है, इसलिए इस मंदिर का नाम कदले कालू गणेश मंदिर रखा गया है। और ये मोनोलिथिक एक शिला से बनाया गया है, तराश करके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसको आप नक्काशी प्रेमी हैं, शिल्प कला के प्रेमी हैं, तो इसको आप देखना मत भूलिएगा। और ये है इसका दोस्तों एंट्री पॉइंट, जो दूसरे साइड से आता है। हम लोग आए हैं विरूपाक्षी मंदिर के साइड से। विरूपाक्षी मंदिर अभी बंद था, 4 बजे खुलेगा, तब हम उधर चलेंगे। और ये है दोस्तों दूसरा वाला, यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। और ये है उसका गेट, जहाँ से आप निकल के रोड्स पर ही खुलता है, और रोड के साथ साथ ही इसकी बाउंड्री वाल है। ये है उसका बोर्ड लगा हुआ, कदले कालू गणेश मंदिर।
और इसका गेट मैंने आपको दिखा दिया, एंट्रेंस दिखा दिया, गोपुरम दिखा दिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, और बाहर निकल के दूसरा एक गेट है वहाँ से एंट्री लेंगे, क्योंकि वहाँ तक हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम आ गए हैं अभी बाहर, और ये बाउंड्री पूरी रोड के साथ साथ ही जा रही है, आप देख रहे होंगे। और किनारे किनारे कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं जहाँ पर आप गन्ने का जूस, नारियल पानी, कुछ स्नैक्स, ये सब चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। तो अगले वाले एंट्रेंस से फिर हम अंदर चलते हैं और जो बाकी बचे हुए मंदिर हैं उनको देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, सामने कुछ दुकानें लगी हुई हैं। और इस तरह के टेम्पो ट्रेवलर्स आते रहते हैं बेंगलोर से, जो 1 दिन में 2 दिन में दिखा करके ट्रिप करा करके ले जाते हैं। अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, इन गणेश जी का नाम है ससवे कालू। ससवे कालू इसलिए क्योंकि सरसों के बीज के समान इनका जो पेट का आकार है वो बना हुआ है, इसलिए उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है। और जो सामने एक सर्प लिपटा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे की लोक कथा ये है कि गणेश जी ने एक बार इतना अधिक भोजन कर लिया था कि उनको लगा कि उनका पेट फट जाएगा। तो पास में एक सर्प था, तो सर्प को उठाकर उन्होंने रस्सी की भांत, बेल्ट की भांत अपने पेट पर लिपेट लिया था, अपने पेट पर कसकर बांध लिया था, जिससे कि उनका पेट फटने से बच जाए। और ये एक देख सकते हैं आप, लोहे की चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, लोहे के डंडों की। और यहाँ पर एक कांच रखा हुआ है। ये कांच इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके नीचे कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों, इस साइड से अधिक अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन साइड व्यू है, सामने की तरफ से नहीं आ रहा, क्योंकि ये चूँकि शेड में है और हम बाहर खड़े हैं, तो सूर्य की रोशनी की वजह से बहुत अच्छा इसका चित्र आ नहीं रहा है। और ऊपर की तरफ और भी कुछ मंदिर हैं, और हम पहाड़ी पर हैं तो नीचे की तरफ भी आपको बहुत सारे मंदिर दिख रहे होंगे। और ये है वो कांच जिसके नीचे कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है, उसको संरक्षित करने के लिए इस तरह के पत्थर लगा करके और उसके ऊपर कांच रखा गया है। इसको जिसे पढ़ना आता होगा वो पढ़ सकता है। अब हम चलते हैं उधर, देखिए दोस्तों, 2 मंजिला मंडप एक बना हुआ है, उस तरफ चलते हैं। और उस तरफ चलने के लिए इस तरह का रास्ता गया हुआ है, और सामने पत्थरों को ही थोड़ा थोड़ा सा घिस करके सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आश्चर्य होगा, क्योंकि हम नॉर्मल जो सीढ़ियाँ देखते हैं वो एक के ऊपर एक रखी हुई स्लैब रहती है, और ये देखेंगे आप तो इसको जस्ट घिस दिया गया है कि ये सीढ़ी के रूप में आ जाए और चढ़ने में यात्रियों को या श्रद्धालुओं को आसानी हो। और ये बहुत ज़्यादा इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी है, तो इसको देख करके ध्यान से आइए। यहाँ आने के लिए मैं आपको 2 टिप देना चाहता हूँ। पहला तो आरामदायक कपड़े और जूते पहन करके ही आएँ, उसके साथ में एक पानी की बोतल और छतरी या सनस्क्रीन लगा करके आएँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और यहाँ पर चढ़ाई भी अधिक है। तो ये है दोस्तों एक प्रवेश द्वार, जहाँ पर अभी फ़िलहाल गेट लगा हुआ है और छोटा सा गेट खुला हुआ है, बाकी जाली से पूरा ढका हुआ है। तो चूँकि ऐसा ही संरक्षित क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक चलने लायक है, क्योंकि इस साइड में, जिस साइड अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ पर कोई गार्ड या कुछ नहीं है। देख के आइए कि 2-4 पर्यटक और आपके साथ में हो। वैसे तो खतरे वाली कोई जगह है नहीं, लेकिन जंगली कोई सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर, जो एक मंदिर बना हुआ है 2 मंजिला का, उसके समीप में। और उसके पास में एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है सनसेट पॉइंट, और उसके साथ एक मंदिर की नक्काशी बनाता हुआ, चित्रण करता हुआ एक बोर्ड है। तो ये सनसेट पॉइंट का भी काम करता है। सनसेट तो लगभग 6-6:30 बजे होगा। और आसपास के भी आपको व्यू दिखा देता हूँ जो मंदिर बने हुए हैं। जो सबसे ऊंचा शिखर दिख रहा है वो विरूपाक्ष मंदिर का है। उसके अतिरिक्त ये छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ से सामने दिख रहा है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थली भी है। तो हेमकुंड के मंदिर प्रांगण से निकल करके अभी हम वापस आ गए हैं बस स्टॉप के पास में। अभी सुबह के अपेक्षा यहाँ पर कई गुना गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं। और सामने एक है भगवती कूल ड्रिंक्स। ये संभवतः एकमात्र दुकान है जो पक्की यहाँ पर बनी हुई है इस जगह पर, इस क्षेत्र में, पार्किंग के पास। तो ये 30 रुपये लेता है मोबाइल चार्ज करने के, और मोबाइल भी पूरी तरह से चार्ज नहीं करता है। बाद में झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा, तो वो अनुभव आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त हम्पी या कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाइए तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर लोगों का रहता है। कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छा बिहेवियर मुझे दिखा, बस वाले हों चाहे ऑटो वाले हों। तो इस प्रकार के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे जगह को बदनाम करने वाले लोग होते हैं। और अब मैं यहाँ से दोस्तों निकल करके जा रहा हूँ तुंगभद्रा नदी के पास में, और उस नदी से हम घाट पर से पार करेंगे, दूसरे घाट पर जाएंगे अपोजिट में, और वहाँ से फिर हम जाएंगे हनुमान जी के जन्म स्थली पर। तो दोस्तों वहाँ जाने के लिए आप ऑटो भी ले सकते हैं, ऑटो से भी वहाँ पर कवर होता है।
लेकिन ऑटो के अलावा मैं दूसरा रूट लेना चाहता हूँ पानी वाला, और उसका भी एक अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। तो अभी हम विरूपाक्षी मंदिर के दाहिने बाएं हाथ से लेफ्ट में जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक जूता का चप्पल का स्टैंड भी बना हुआ है, तो यहीं पर जूते चप्पल जमा करके फिर आप मंदिर के अंदर जाएंगे। और जो पास में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं उनको दिखाते हुए मैं चल रहा हूँ अभी नदी घाट की ओर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हो नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छी रोड या इस तरह का, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया संरक्षित है और कहीं पर भी कभी भी ऐसा ही खुदाई उदाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे केंद्र हैं जो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे फेमस हुए हैं। जो गाइड आते हैं, गाइड एक छोटी से छोटी चीज़ को इतने अच्छे से बताते हैं, इतने बढ़िया से उसका महत्व का वर्णन करते हैं कि पर्यटक आसानी से उनके अनुसार चलना शुरू हो जाता है। तो मैंने जो मुख्य मुख्य जगह थी वो आपको दिखा दी है। अब यहाँ से हम इस क्षेत्र को छोड़ करके नदी पार करके उस साइड जाएंगे, और यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं। और जो एएसआई संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर एक ये देखिए तो दोस्तों ये एक गेट लगा हुआ है। इस गेट के अंदर जितना प्रांगण है वो सारा संरक्षित है एएसआई के अंडर में। उसके बाहर ग्रामीण जो परिवेश है वो आपको देखने को मिलेगा, गांव का क्षेत्र, और आसपास में गांव भी हैं। न्यू हम्पी करके एक लोकेशन भी बसाई गई है, तो वो सारे रेजिडेंशियल एरिया है। इसके अंदर रेजिडेंशियल एरिया कोई नहीं है इस गेट के अंदर। और इस द्वार से बाहर निकलते ही मुझे काफ़ी मात्रा में दुकानें नज़र आने लगी हैं, जिसमें कि चश्मा, कैप, टोपी, छाता, ड्रेस, इस तरह की वस्तुएं मिल रही हैं जो कि पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। और यहाँ मुझे मिला है 30 रुपये का ये नारियल पानी। तो एक नारियल पानी पी करके फिर आगे की यात्रा करेंगे दोस्तों। तो ये पूरा जो दीवार दिख रही है ये वही दीवार है एएसआई संरक्षित एरिया की, और यहाँ पर नदी के घाट पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सामने काफ़ी लोग आपको घाट पर नज़र आ रहे होंगे। और बीच में एक शायद मंदिर भी बना हुआ है जो पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, तो मैं पास में चल करके वो मंदिर आपको दिखाता हूँ। और घाट पर जाने के लिए कई सीढ़ियाँ बनी हैं, एक ये है, एक आगे की तरफ सीढ़ी बनी है, एक पीछे की तरफ सीढ़ी बनी है। तो इस सीढ़ी से मैं उतर करके चलता हूँ घाट पर, और घाट पर फिर किनारे किनारे घाट के चलेंगे। और यहाँ से देखने में दोस्तों पानी बहुत ही स्वच्छ प्रतीत हो रहा है। और ये है दोस्तों सामने दूसरी सीढ़ी। तो अब मैं यहाँ से किनारे किनारे आगे की ओर चलूँगा जहाँ पर नाव रुकती है। ये है दोस्तों नाव, इसी से हमें उस पार जाना है। अब यहाँ से आगे की वीडियो मैं दोस्तों अगले पार्ट में कवर करूँगा, जिसमें हनुमान जी का जन्मस्थली भी होगा। तो आपको ये वीडियो आशा करता हूँ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामने इस छोटे से मंदिर को देख करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।